मैं आपका आभारी हूं कि कई वर्षों के बाद हमारा बजट सेशन आज अपने 2 सप्ताह की पूरी यात्रा पूरी करके आज बजट के समारोह की ओर बढ़ रहा है। और आपने जिस कुशलता के साथ इस पूरे सदन को यहाँ पे संचालित किया है, बजट चाहे वह महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण का हो या माननीय सदस्यों के द्वारा विभिन्न नियमों के अंतर्गत उठाए जाने वाले मुद्दों को, या फिर बजट के मुद्दे पर हुई जो चर्चाएं थीं, उन सभी मुद्दों को लेकर के जो रुचि माननीय सदस्यों ने ली है अत्यंत सार्थक रही है। और मैं इस अवसर पर इस पूरे सदन का इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने लोकतंत्र के सशक्तिकरण का जो शंखनाद इस उत्तर प्रदेश विधानसभा के माध्यम से दिया है कि हाँ, लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था के रूप में सदन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकता है। मैं इसके लिए सभी माननीय सदस्यों को भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। मान्यवर, मैं धन्यवाद दूंगा जो सामान्य बजट 26-27 का मेरे सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने इस सदन में प्रस्तुत किया था। इसमें अभी 2 माननीय वरिष्ठ सदस्यों का, नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री माता प्रसाद पांडे जी का और वरिष्ठ सदस्य श्री शिवपाल सिंह यादव जी का भाषण मैंने यहाँ पर सुना है, और अन्य माननीय सदस्यों के भी वक्तव्य को इस विधान भवन में ही अपने ऑफिस में रह करके मैं सुन भी रहा था और उसकी प्रतियां भी मंगवा करके मैं देखता था। अच्छा लगा मुझे कि काफ़ी सदस्यों ने इस पूरी चर्चा में भाग लिया। अगर मैं बताऊं तो वित्तीय वर्ष जो हमारा बजट आया था, इस बजट में सत्ता पक्ष के 109 माननीय सदस्यों ने, प्रतिपक्ष के 58 माननीय सदस्यों ने, कुल 167 समेत अगर मैं देखूं तो लगभग 169 माननीय सदस्यों ने इस पूरी चर्चा में प्रतिभाग किया है। अनुदान की मांगों को भी लिया जाए तो इस पूरी चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के 21 माननीय सदस्यों ने और 15 प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने अनुदान की मांगों की इस सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। मैं इन सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस पूरी चर्चा को सार्थक बना करके इस बात को साबित किया है कि वास्तव में लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था के रूप में विधायिका अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है और समस्या का समाधान का रास्ता संवाद हो सकता है। और उस संवाद के माध्यम से इस सदन ने साबित किया है, मुझे लगता है कि जो भी एजेंडा था सदन का, उस पूरे एजेंडे को सदन ने पूरा किया है और उस एजेंडे के अनुरूप सदन की कार्रवाई चली है। मैं धन्यवाद दूंगा अपने नेता प्रतिपक्ष माननीय माता प्रसाद पांडे जी को। उनकी सहजता, उनकी सरलता, उनकी विनम्रता सबको आकर्षित करती है और वे स्वस्थ रहें, दीर्घजीवी हों, शिवपाल जी का श्राप उन पर न लगे, ये मैं कामना जरूर करता हूं। महोदय, हम लोग जब इस सदन में इस बजट पे चर्चा कर रहे हैं तो 2026-27 का ये बजट है और 2026-27 के इस बजट के बारे में मैंने जो बताया कि
देर रात्रि में जब भी मैं अगले दिन के बिजनेस के बारे में संसदीय कार्य मंत्री को बातचीत करने का प्रयास करता था 8 साढ़े 8 बजे, एक दिन मैंने 9 बजे साढ़े 8 9 बजे के आसपास किया तो पता लगा मतलब मंत्री जी सदन में हैं, सदन चल रहा है। यानी ये दिखाता है कि वास्तव में माननीय सदस्यों ने रुचि ली है। और ये बजट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ, ये पहली बार हुआ है। और बजट भी ऐतिहासिक है, यानी 9,12,696 करोड़ रुपए का यह बजट यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें नेता प्रतिपक्ष ने यहाँ पर कही भी हैं कि वित्तीय स्वीकृति समय पे नहीं दी जाती है, लेकिन वह सच नहीं है। मैं इन सब बातों पे भी बात करूँगा कि कुल बजट की कितनी स्वीकृतियां पहले की सरकारों में जारी होती थी और कितना हमारे सरकार के समय जारी हो रही हैं और कितना पैसा खर्च हो रहा है। सदन की कार्रवाई में जो अनुदान मांगों पर विभागों के जो विभिन्न विभागों के अनुदान मांगों पर चर्चा होती है, उसके पीछे का उद्देश्य भी होता है, एक गाइडलाइन होती है। और गाइडलाइन इस बात को लेकर होती है कि बजट पास होने के बाद 31 मार्च के बाद जब पहली अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ हो तो सभी संबंधित विभाग अपनी कार्य योजना बना करके, वर्ष भर की कार्य योजना बना करके उसको व्यवस्थित रूप से लागू करने का प्रयास प्रारंभ कर लें। अगर पहले से कार्य योजना बनी होगी तो उसकी गाइडलाइन के ही अनुदान की मांगों पे चर्चा होती है कि अनुदान की मांगों को हमारा क्रम क्या होगा, किस किस मद में कितना पैसा जाना है और उस पैसे को खर्च करने की हमारी प्रक्रिया क्या होगी। उसके पीछे का उद्देश्य ये है और उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए ही वहाँ पे सभी विभागों का नहीं, लेकिन कुछ विभागों का लिया गया। और मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पे कल मेरे 4 सहयोगियों ने अपने विभागों के अनुदान मांगों पर विस्तार से अपनी कार्य योजना को सदन के सामने प्रस्तुत किया और अन्य सभी विभाग उसी प्रकार की कार्य योजना को यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। ये महत्वपूर्ण है। आपने जो बातें यहाँ पर कही हैं, मैं देख करके आश्चर्य कर रहा था और मुझे लगता था कि नेता प्रतिपक्ष उम्र के हिसाब से आंकड़ों में घालमेल नहीं करेंगे। एक बार तो उन्होंने ऐसा प्रयास किया था कि कभी कभी संगत का प्रभाव होता है, तो मुझे लगा कि ऐसा लगता है कि चच्चों का प्रभाव भी आप पे आ गया है। और वो प्रभाव इस बात को आ गया जब आपने कहा कि राजकोषीय घाटा आपका जो है वह इतना ज़्यादा है, आप उत्तर प्रदेश पे उधार इतना ज़्यादा है। मुझे लगता है कि वह सच नहीं था। तो वित्त मंत्री जी ने तत्काल वो अपने प्रतिक्रिया वहाँ पर व्यक्त कर दी और उन्होंने इस बात को कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा कि जो राजकोषीय घाटा है, जो कुल जीएसडीपी का हमारे पास कितना यानी हम कुल कितना घाटा हमारे पास है, उसके बारे में अगर आप देखेंगे तो 16-17 जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब इसका प्रतिशत था 4.39%। और आज के दिन पर 25-26 में, हम इस समय 25-26 में हैं, इस समय है यह 2.97% है ये, यानी उससे काफी कम है। इसका मतलब हमारा वित्तीय प्रबंधन
बेहतर है और इस वित्तीय प्रबंधन के लिए ही आज देश भर के बैंकर्स यूपी पे विश्वास करते हैं। ऋणग्रस्तता की बात करते हैं तो आपके समय में जो ऋणग्रस्तता थी 16-17 में, ये लगभग 30% थी और आज यह 26% के आसपास है। हम इसको कम किए हैं और इस वित्तीय वर्ष के अंत तक हम लोगों ने 26-27 में, यानी 27 का जो वित्तीय वर्ष समाप्त होगा वहां तक हम उसको 23% तक पहुंचाने का 30% से कम करते हुए, यानी हमने लगातार उत्तर प्रदेश पे जो ऋण था उसको हम कम कर रहे हैं। हाँ, ये तो स्वाभाविक रूप से वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसके दायरे बढ़ेंगे, लेकिन जितनी हमारी आय है उसका व्यय में संतुलन बनाए रखने का काम इस दौरान सरकार ने यहां पर किया है। और प्रति व्यक्ति आय को भी अगर देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय इस वित्तीय वर्ष के अंत में, यानी 24-25 के अंत में, जो गत वित्तीय वर्ष संपन्न हुआ है उसमें उत्तर प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय थी 16-17 में जब हम लोग आए, यानी जब हम आपकी सरकार थी तब यह लगभग 43,000 के आसपास थी और जब हम लोग इस वित्तीय वर्ष के अंत में यानी 31 मार्च तक जाएंगे तो यह 1,20,000 क्रॉस कर चुकी होगी। क्या 43,000 में और 1,20,000 में कोई अंतर नहीं है? दूसरा, इस बात पे भी हमें ध्यान देना होगा कि समाजवादी पार्टी के समय में उत्तर प्रदेश क्या था। पांडे जी, आप तो पुराने समाजवादी हैं और मैंने इसीलिए कहा कि आप स्वस्थ रहें, क्योंकि आप समाजवादी आंदोलन के जो सबसे वरिष्ठ पिलर हैं और अंतिम वो पीढ़ी है जिसने समाजवादी आंदोलन के अनुसार जीवन जीने का प्रयास किया है, जो जेपी चाहते थे, जो लोहिया चाहते थे। हां, आपके पीछे शिवपाल जी जैसे कुछ लठैत भी थे जो उसके अनुसार जीने का प्रयास करते थे, लेकिन आप लोगों ने उसके अनुरूप संघर्ष किया। लेकिन आने वाली पीढ़ी ने प्रदेश का क्या हाल किया, क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश की। और हम इस बात को कहते हैं, पिछली बार भी जब उत्तर प्रदेश ने विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के मुद्दे पे चर्चा की, और अध्यक्ष जी मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर समय मिलता है तो हम लोगों को ये चर्चा करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रभावी ढंग से इस सदन के माध्यम से चर्चा के विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए, क्या दायित्व होने चाहिए। भारत विकसित होगा तब जब राज्य विकसित होंगे, और राज्य विकसित तब होंगे जब जनपद विकसित होगा, और जनपद विकसित तब होगा जब गांव और नगर की इकाई हमारी विकसित होगी, आत्मनिर्भर होगी। और उस पर लगातार 27-28 घंटे तक इस सदन में चर्चा हुई। तब भी हम लोगों ने इस बात को कहा था, क्या स्थिति थी तब उत्तर प्रदेश की। यानी 16-17 में उत्तर प्रदेश की जो स्थिति थी, उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे, यानी बड़े राज्यों में अगर आप देखें तो बॉटम 3 राज्यों में आता था। जो सबसे नीचे के राज्यों में उत्तर प्रदेश की गिनती होती थी और बीमारू राज्य उत्तर प्रदेश हो गया था। परसेप्शन खराब था, देश भर में आपको जाने का अवसर प्राप्त होता था तो लोग किस निगाह से देखते थे उत्तर प्रदेश को, आपसे ज्यादा कोई छुपा हुआ नहीं है। लेकिन इन 8, साढ़े 8, 9 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन आया है, बॉटम 3 से टॉप 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश को पहुंचाने का काम इसी डबल इंजन सरकार ने किया है। टॉप 3 राज्यों में 13 लाख करोड़ रुपए की उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी को पहुंचा करके हम 36 लाख करोड़ तक पहुंचा रहे हैं।
और हमने तय किया है कि 26-27 में इसको 40 लाख करोड़ तक पहुंचाएंगे। परसेप्शन चेंज हुआ है। अब 2017 के पहले कोई भी व्यक्ति रहा होगा